जहाँ हम जिक्र करते हैं राय अहमद ख़ान खरल का, जहाँ हम जिक्र करते हैं मीर कुदरत अली का और राजा नाहिर ख़ान का, जिन्होंने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद किया था, तो वहाँ ज़िक्र ज़रूर करना पड़ेगा भगत सिंह का। सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक, माया मैनू याद आवेंदा। तो भगत सिंह का ये जन्मस्थान यहाँ पर पैदा हुआ। आज की कहानी हिंदुस्तान की खून आशाम कहानी है। दिल बड़ा रखिएगा और वीडियो को आखिर तक देखिएगा। ये कहानी उस वक्त शुरू हुई जब हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ हुकूमत किया करता था। 1857 के बाद सैकड़ों आज़ादी की तहरीकें उठीं जिनको कुचल दिया गया। हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गोरे फरंगी से आज़ादी चाहते थे। जब पहली जंग अजीम यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुई तो बरतानिया के लिए 12,50,000 से ज़्यादा जबरी भर्ती किए गए फौजी और मजदूर यहाँ से ले जाकर जंग की आग में झोंक दिए गए। अंग्रेज़ नवाज हिंदू राजाओं ने उस वक्त असला, खाना और दीगर चीज़ों के लिए लाखों रुपए सियासी रिश्वत के तौर पर गोरा सरकार को जमा करवाए। हिंदुस्तानी ग़ुलामों के लापता होने और लाखों की तादाद में मरने के बाद बंगाली और पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने बगावत की तहरीकें शुरू कर दी। इनकलाबियों ने अंग्रेज़ सरकार को हिंदुस्तान में मफलूज करके रख दिया। बरतानवी हुकूमत ने इन बगावतों को अपने हिंदुस्तानी जासूसों की मदद से कुचलना शुरू कर दिया और 1915 में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट नाफिज कर दिया गया, जिसकी रूह से सियासी और शहरी आज़ादी छीन ली गई। जंग अजीम अव्वल के खराजात बढ़े तो गोरे ने भारी टैक्स लगा दिए। ग़ुलाम हिंदुस्तानी और भड़क उठे। मोहनदास करमचंद गांधी और कायदे आज़म ने अदम ताउन की तहरीकें शुरू कर दी। तहरीक ज़ोर पकड़ गई। गोरे को शदीद मुखालफत का सामना करना पड़ा। इसी असरा में सिडनी रोलट नामी एक जज ने 1918 में रोलट एक्ट के नाम से एक कानून पास किया, जिसके तहत हर तरह के सियासी एहतजाज और इज्तिमा पर पाबंदी लगा दी गई। इस एक्ट के ख़िलाफ़ मोहम्मद अली जिन्ना ने कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दे दिया और इस कानून को इंसानियत के ख़िलाफ़ करार दिया और शदीद मुखालफत की। अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ गम व गुस्से में इजाफ़ा हो रहा था। रेल, तारघर और दीगर ज़राए मवासलात मुअत्तल हो गए। हालात बदतरी की तरफ बढ़ रहे थे। अनारकली लाहौर में 50,000 से ज़्यादा अफराद का मजमा इकट्ठा हो गया। अमृतसर में 15,000 लोग सड़कों पर निकल आए। बगावत जन्म ले चुकी थी। अंग्रेज़ मुखालफत नफ़रत की आग पूरे हिंदुस्तान में फैलने को थी। 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर के घर के सामने एहतजाज हुआ और 2 रहनुमाओं डॉक्टर सत्यापाल और डॉक्टर सैफुद्दीन कचलो को गिरफ्तार करके खुफिया मुकाम पर पहुंचा दिया गया। लाहौर और अमृतसर में सरकारी इमारतों को मुजाहिरीन ने आग लगा दी। टाउन हॉल और स्टेशंस को जला दिया गया। अंग्रेज़ सिपाहियों की तरफ से मुजाहिरीन पर गोलियां चलाई गईं और 20 हिंदुस्तानी मुजाहिरीन मारे गए। जवाबी कार्रवाई में 5 यूरोपी और एक गोरा सिपाही मारा गया। एन इसी वक्त एक अजीब व गरीब वाक़या रूनुमा हुआ। 11 अप्रैल को एक अंग्रेज़ मिशनरी खातून मिस मार्शीला शेरवुड ने अपने स्कूल बंद करके 600 हिंदुस्तानी बच्चों को छुट्टी दे दी और साइकिल पर घर जाते हुए मुजाहिरीन के हत्थे चढ़ गई। मुजाहिरीन ने मार्शीला शेरवुड पर हमला कर दिया, उसके कपड़े फाड़ डाले और उसे बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाकर अपनी तरफ से मारकर फेंक गए। मुकामी अंग्रेज़ कमांडर कर्नल डायर ने हुक्म जारी किया कि जिस सड़क पर मार्शीला पर तशद्दुद हुआ है उस सड़क से गुजरने वाले सब मर्द उस सड़क पर हाथ और घुटनों के बल चलकर उस सड़क को अबूर करेंगे और सजदा करते हुए जाएंगे। हिंदू, सिख और मुसलमानों को ये बेइज्जती काबिल कबूल न थी, मगर 1100 से ज़्यादा राहगीरों को ज़बरदस्ती ये अमल करवाया गया और 50 के करीब राहगीरों को इनकार करने पर गोलियां मार दी गईं। इस वाक़े के बाद 2 रोज़ अमृतसर खामोश रहा, मगर पूरे पंजाब में तारें काट दी गईं, ट्रेनें रोक दी गईं, खंभे उखाड़ दिए गए। 13 अप्रैल को अंग्रेज़ ने पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में मार्शल लगा दिया। 4 से ज़्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी लग गई। मार्शल की खबर अभी फैली ना थी कि बैसाखी का त्यौहार आ गया। कर्नल डायर ने अमृतसर शहर में दाखिले पर कड़ी चेकिंग का हुक्म दिया और रात 8 बजे के बाद कर्फ्यू नाफिज करने का हुक्म सादर फरमाया। हिंदुस्तानियों ने फैसला किया कि खुफिया इजलास बुलाया जाए और जलियांवाला बाग में जमा होकर अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ आगे की हिकमत अमली तय की जाए और सोचा जाए कि डॉक्टर सत्यापाल और डॉक्टर सैफुद्दीन की रिहाई कैसे मुमकिन हो। शाम 4 बजे का वक्त था। उस दिन एक तरफ पंजाब भर के आज़ादी के मतवाले जलियांवाला बाग में जमा हो रहे थे,
कि मुखबिरों ने कर्नल डायर तक खबर पहुंचा दी। कर्नल डायर 90 गोरखा फौजियों यानी नेपाली फौजियों को लेकर बाग के दरवाजे पर पहुंचा। कर्नल डायर ने वार्निंग दिए बगैर गोलियां चलाने का हुक्म सादिर कर दिया। उस रोज़ 1650 कारतूस निहत्ते हिंदुस्तानियों पर चलाए गए। इस कत्लेआम में 1000 से ज़्यादा हिंदुस्तानी मारे गए और 1600 से ज़्यादा शदीद ज़ख्मी हुए, जिनमें से 900 हमेशा हमेशा के लिए माजूर हो चुके थे। एक क़यामत थी जो उस रोज़ हिंदुस्तानियों पर ढाई गई। जलियांवाला बाग के हवाले से उस वक्त के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर वार विंस्टन चर्चिल ने हाउस ऑफ कॉमन को बताया कि हजूम निहत्ता था, उनके पास शायद लाठियां होंगी। हजूम ने किसी पर हमला नहीं किया था। जब गोलियां चलाई गईं तो लोगों ने भागने की कोशिश की। ट्राफालगर स्क्वायर से भी छोटी जगह पर इतना बड़ा मजमा था और गोलियां सीधी उन पर चलाई गईं। हजूम ने फरार की कोशिश की तो उनके पास भागने की कोई जगह न थी, क्योंकि एक ही रास्ता था जिस पर कर्नल डायर अपने गोरखा फौजियों के साथ फायरिंग कर रहा था। लोग इतने करीब करीब थे कि शायद एक गोली से 4 लोग मरे हों। लोग जान बचाने के लिए पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे थे। फिर भागते हुए लोगों पर भी गोलियां चलाई गईं। सारा वाक़या 8 या 10 मिनट में हुआ, क्योंकि गोलियां ख़त्म होने वाली थीं। हंटर कमीशन के सामने कर्नल डायर ने बयान दिया कि उसने हजूम को रोकने की कोई कोशिश नहीं की और ना ही मुंतशिर करने की वार्निंग दी। वो बाग में इसी नीयत से गया था कि अगर वहाँ हजूम हुआ तो वो गोलियां चलाएगा। उसे यकीन था कि मजमा बागियों का है जो फ़ौज की सप्लाई लाइन काटना चाहते हैं, इसीलिए उसने गोलियां चलाना अपनी जिम्मेदारी समझी। सर चमन लाल ने पूछा, फ़र्ज़ करो अगर बाग का दाखिली रास्ता इतना चौड़ा होता कि उसमें से मशीन गनों वाली बख्तरबंद गाड़ियां गुजर सकती, तो क्या तुम मशीन गन से भी गोलियां चलाते? इस सवाल पर कर्नल डायर का जवाब था हाँ। कर्नल डायर का मज़ीद कहना था कि वो पंजाब में दहशत फैलाना चाहता था ताकि बगावत ना फैले। मिस्टर जस्टिस रैंकन ने कर्नल डायर से पूछा, तुमने ज़ख्मियों की जान बचाने के लिए क्या किया? तो कर्नल डायर ने बेदर्दी से जवाब दिया, उनकी जान बचाना मेरा फ़र्ज़ नहीं था। हस्पताल खुले थे, वो ज़ख्मी चाहते तो हस्पताल चले जाते। इसके बाद अंग्रेज़ी कमीशन ने कर्नल डायर की गलती को संगीन गलती करार दिया। कर्नल डायर ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया, जलियांवाला बाग के पंजाबियों को बेगुनाह करार दिया, मगर कर्नल डायर के ख़िलाफ़ कोई सज़ा तजवीज़ न की गई। जलियांवाला बाग के सानिया के अगले रोज़ इस बर्बरियत के ख़िलाफ़ गुजरांवाला में एक बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया गया, तो मुजाहिरीन पर हवाई जहाज़ से बम गिराए गए और लेविस गन से शदीद फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 28 हिंदुस्तानी मारे गए। यह हमला शाही बरतानवी फ़ौज के सरबराह ब्रिगेडियर जनरल NDK मैकन एवन के इमाम पर किया गया था। ये सारी कहानी जब भगत सिंह ने पढ़ी तो उसके अंदर एक बड़ा इनकलाबी पैदा हो गया और उसने जलियांवाला बाग में मारे जाने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के नाहक खून का बदला लेने और अंग्रेज़ से हिंदुस्तान का कब्ज़ा छुड़ाने की कसम खा ली। भाजी भगत सिंह दी हवेली किथे? नजर आ रहा सामने इधर थोड़ा अच्छा अच्छा, वो मस्जिद दे मीनार दे लागे चल जाना, उत्थों पता कर लेना तुम सीधा दस इत्थों तक मैं दस्या तुहानू लिखा आप पक्की नौजवान भगत सिंह ने जलियांवाला बाग की मिट्टी अपने माथे पर लगाकर एक शीशी उस मिट्टी की भर ली जहाँ सैकड़ों बेगुनाह हिंदुस्तानियों का खून बहाया गया था। फिर भगत सिंह जहाँ गया वो शीशी उसके साथ रही। उसने तय कर लिया था कि वो इन शहीदों के खून का बदला लेगा और 30 करोड़ ग़ुलाम हिंदुस्तानियों को आज़ाद करवाएगा। भगत सिंह बचपन से इनकलाबी किताबें पढ़ा करता था। छुट्टी के बाद अक्सर स्कूल के दरख्तों के नीचे बैठकर घंटों हिंदुस्तान की आज़ादी बारे सोचता रहता और बहुत बार उसकी माँ या उसका चाचा उसे लेने यहाँ आ जाते। यही वो स्कूल है जिसका पुराना नाम दयानंद वैदिक हाई स्कूल था, जो आर्य समाज का हाई स्कूल था। दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ स्कूल में जहाँ भगत सिंह पढ़ा करता था। गवर्नमेंट हाई स्कूल 105 गाफ बे बंगे ये लिखा हुआ है और यहाँ के लोगों ने बताया कि ये स्कूल उसका प्राइमरी हुआ करता था।
ये देखें लकड़ी उसी वक्त की लकड़ी, उस वक्त की कुंडियाँ हैं। और अगर हम छत को देखें तो सिर्फ बलियाँ वही हैं सिर्फ, और ईंटें जो हैं वो बदल दी गई हैं। और ये पिलर्स जो है इनको देखकर साफ अंदाज़ा होता है कि ये उसी दौर के पिलर्स हैं और बहुत पुराने। ये यहाँ पर ब्लैक बोर्ड्स भी हैं और बिल्डिंग वही पुरानी बिल्डिंग है अंग्रेज़ दौर की। और ये देखिए कितना कितना चूना चढ़ा हुआ है जो प्लस्तर पहले दौर में हुआ करता था। और क्लासरूम यहाँ से नज़र आ रहे हैं क्योंकि स्कूल बंद हो चुका है। तो भगत सिंह का ये स्कूल जहाँ भगत सिंह पढ़ा करता था, और मैं इसको शूट करने के लिए स्पेशल यहाँ आया क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, उसके अंदर भगत सिंह का स्कूल नहीं दिखाया गया था। तो वो शेर, दलेर, बहादुर, हुर्रियत पसंद पंजाबी जिसने अंग्रेज़ सरकार को हिलाकर रख दिया था, और वो चाहता था कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान छोड़कर यहाँ से चला जाए। और फिर हुआ भी ऐसे ही उसके जाने के बाद कि अंग्रेज़ को यहाँ से आखिरकार जाना पड़ा। भगत सिंह बहुत सारी इनकलाबी किताबें पढ़ चुका था, फिर वो अपना गांव छोड़ के लाहौर शहर आ गया। और मेरे पीछे जो आप कॉलेज देख रहे हैं, उस वक्त इसका नाम था नेशनल कॉलेज। ये पाकिस्तान का बड़ा मशहूर कॉलेज है, NCA। उसने यहाँ पर एडमिशन लिया। उसके दिल में जलियांवाला बाग में मारे जाने वालों की तकलीफ़ थी, हिंदुस्तान के आज़ादी का गम था, और वो चाहता था कि हिंदुस्तान आज़ाद हो जाए। और यहाँ पर इस कॉलेज में उसकी मुलाकात सुखदेव से हुई। सुखदेव एक सोशलिस्ट था और इनकलाबी था, और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जो एक तहरीक की इब्तिदा हुई थी वो इस कॉलेज से हुई थी। लाहौर शहर में आकर भगत सिंह की मुलाकात राजगुरु और सुखदेव से हुई। तीनों इनकलाबी थे, तीनों पक्के दोस्त बन गए। तीनों ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ज्वाइन कर ली। घर छोड़ने से पहले भगत सिंह ने अपने दोस्तों से कहा था कि अगर हिंदुस्तान में मेरी शादी हुई तो मेरी दुल्हन मौत ही होगी, मेरा जनाजा ही मेरी बारात होगा, और बाराती होंगे हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए कुर्बान हो जाने वाले शहीद। दोस्तों, अशफाक उल्लाह खान भी एक इनकलाबी था जिसने बगावत का रास्ता अपनाया और अंग्रेज़ सरकार का ख़जाना लूटा ताकि आज़ादी पसंद हिंदुस्तानी तहरीकों के लिए असला ख़रीदा जा सके। मगर उस केस में अशफाक उल्लाह खान को 16 दीगर साथियों समेत फांसी हो गई। भगत सिंह अशफाक उल्लाह खान की फांसी पर बहुत रंजीदा हुआ था। जब हिंदुस्तान की असम्बली में भगत सिंह ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक धमाका किया था, उसी केस में ज़मानत पर रिहा हो गया, मगर इनकलाबी सरगर्मियाँ जारी रखीं। 1928 में जब साइमन कमीशन लाहौर आया तो यहाँ की सारी बड़ी पार्टियों ने उसके खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। गोरे SP J.A. स्कॉट ने पुरअमन मुजाहिरीन पर शदीद लाठीचार्ज करवाया, जिसके नतीजे में लाला लाजपत राय मारा गया। उसका बदला लेने के लिए भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर स्कॉट को मारने की कोशिश की, और गलती से स्कॉट के बजाय सैंडर्स असिस्टेंट पुलिस ऑफिसर मारा गया। इस केस में भगत सिंह को उसके 2 साथियों समेत फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया था। दोस्तों, इस वक्त मैं लाहौर में डिस्ट्रिक्ट जेल के बाहर मौजूद हूँ, और कुछ तारीखदान कहते हैं कि इस जेल में जेल को अदालत करार देकर अंग्रेज़ सरकार ने भगत सिंह को सज़ाए मौत सुनाई थी उसके साथियों समेत। और कुछ का कहना है कि नहीं, वो कोट लखपत जेल था। लेकिन डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर के बाहर मौजूद हूँ, और भगत सिंह को इस जेल में रखा गया था 23 मार्च को यहाँ से ले जाकर शादमान चौक में फांसी दी गई थी। दोस्तों, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को इस चौक में, शादमान चौक में तख्तादार पर लटका दिया गया था। और मेरे सामने वो आप चौक देख रहे हैं। अब यहाँ पर एक राउंड अबाउट यानी गोल चक्कर बना दिया गया है, बड़ा फ्लोरिशिंग इलाका हो गया। लेकिन उस वक्त ये जेल की हदूद से बाहर था, क्योंकि इससे आगे जेल है, और जेल के पीछे जेल की अकबी दीवार के साथ एक गंदा नाला है जो कि उसकी दिफाई सरहद भी थी। वैसे तो इन जेलों में से कोई भाग नहीं सकता था, अंग्रेज़ ने बड़ी पक्की जेलें बनाई थी। तो इस जगह पर जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इस गोल चक्कर पर भगत सिंह को 23 मार्च को पूरे शहर के सामने लटका दिया गया था। भगत सिंह यहाँ पर पैदा हुआ था, ये उसकी हवेली का दरवाज़ा है, और मैं आज आपको दिखाने लाया हूँ अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने वाले, अंग्रेज़ी साम्राज्य के ख़िलाफ़ लड़ने वाले एक बहादुर का घर।
ये हवेली है उसकी। आए इसके अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि भगत सिंह कहाँ पैदा हुआ, उसका कमरा कौन सा था और वो यहाँ कैसे रहता था। भगत सिंह की हवेली दिखाते हैं आपको। दोस्तों ये है भगत सिंह की हवेली और यहाँ पर विर्क साहब जो साकिब विर्क हैं, उन्होंने, जो इसके ऑनर भी हैं अब, उन्होंने इसको प्रिजर्व कर रखा है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी कलेक्शन है तस्वीरों की और ये सारी तस्वीरें तहरीक आज़ादी और भगत सिंह से मुतालिक हैं। तो मैं आपको इसकी तफसील ज़रूर बताऊंगा। और ये छत देखिए, अगर आप देखें, छत बावजूद नई डलवाई गई है लेकिन बिल्कुल उसी पैटर्न की छत है जो भगत सिंह जब यहाँ पैदा हुआ था उस वक्त ऐसी ही छत थी। और ये यहाँ पर खिड़कियाँ भी हैं और वो कमरा मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ भगत सिंह पैदा हुआ था। जी मैं आपको दिखाता हूँ। और वो ये है कि जब आप इस कमरे में आते हैं, ये सामने अगर आप देखें भगत सिंह की ये तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है और ये वो कमरा है जहाँ पर भगत सिंह ने जन्म लिया था। और यहाँ पर भी बहुत बड़ी कलेक्शन है शहीद भगत सिंह, ये देखें। और ये जब वो बिहाइंड द बार्स थे, जेल में थे, ये उस वक्त की तस्वीर है। पीछे एक सिपाही भी, शुरता भी नज़र आ रहा है और अंग्रेज़ सरकार का। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि इस हवेली में ये देखें, ये चक्की के दो पार्ट हैं। वो भगत कबीर ने कहा था ना, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। तो जब गंदम पीसी जाती है तो ये चक्की के दो पार्ट होते हैं, इसकी जो सुराख हैं इसमें से गंदम डाली जाती है और इसके ऊपर एक हैंडल लगा होता है जिसको चलाया जाता है। तो ये वो चक्की है जिसमें पिसा हुआ आटा भगत सिंह खाता था और उसकी बेबे पीसा करती थी। और उसके साथ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये चरखा है। और नुसरत अली ख़ान का वो याद आ गया कि सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक माया मैनू याद आवेंदा। चरखा पंजाब की रिवायत। इस चरखे के बारे में भी कहा जाता है कि ये भगत सिंह की वालदा का था, उनकी बेबे इसको चलाती थी। और बड़ा खूबसूरत इसको संभाल के रखा गया है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी जो दीवारों के जो प्लस्तर हैं, ये जो पहले ज़माने में हुआ करता था ना चूना, और उसका प्लस्तर ये कहीं कहीं मौजूद है। लेकिन इसको संभाल के रखा जाना बहुत बड़ी बात है क्योंकि भगत सिंह एक आज़ादी का मतवाला था, एक फ्रीडम फाइटर था। और उसकी हवेली मैंने आपको दिखाई। अब मैं आपको दिखाऊंगा वो सहन जहाँ पर भगत सिंह के हाथ का एक बेरी का पेड़ भी लगा हुआ है। और फिर मैं आपको दिखाऊंगा एक तिजोरी जहाँ यहाँ पड़ी हुई है, वो उनके बड़ों की है, जिसके अंदर वो लक्ष्मी देवी यानी पैसे रखा करते थे। तो भगत सिंह का ये जन्म स्थान यहाँ पर पैदा हुआ। दोस्तों ये जो अखबार है इसका नाम है गदर, और हफ्तावार ये गुरमुखी अखबार है, अंग्रेज़ी राज का दुश्मन इसकी हेडलाइन ये है, इसका स्लोगन है। और इस पर लिखा हुआ है कि किस तरह से अंग्रेज़ हर साल 50 करोड़ रुपए हिंदुस्तान से खींच कर इंग्लिस्तान ले जाता है। और उस दौर में वो लिख रहे हैं कि सालाना आमदनी जो है वो 5 रुपए फ़ीकस है। सान फ्रांसिस्को के रोज़नामा अखबारात के मज़ामीन ने इसको वहाँ पर कॉपी भी किया था। और फिर जागो और सरगर्मी को तेज़ करो और ये सेक्रेटरी के दस्तखत की जगह नाम लिखा हुआ है सेक्रेटरी यगंता आश्रम। तो ये गदर अखबार का मुझे यहाँ नमूना भी मिल गया। ये 1857 की जंग आज़ादी के बाद बहुत मकबूल अखबार हुआ करता था। और यहाँ पर कहीं भगत सिंह की FIR भी कहीं है, मैंने देखी थी, तो मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये है जी FIR जिसके तहत भगत सिंह को फांसी लगाई गई थी। ये FIR की कापी भी है, उसका अंग्रेज़ी में तर्जुमा करके यहाँ पर लिखकर लगा दिया गया है। और ये वो तारीख़ी जगह मैंने आपको दिखाई, भगत सिंह जहाँ पैदा हुआ। और ये इनकलाबी
पंजाब का इनकलाबी किसान लहर की सूरत में पैदा हुआ था, क्योंकि कोई भी दौर हो, जब भी यहाँ कब्ज़ा होता था हिंदुस्तान पर सदियों से, तो सबसे ज़्यादा नुकसान एक आम पंजाबी का हुआ करता था या एक आम हिंदुस्तानी का नुकसान हुआ करता था। तो भगत सिंह ने भी तकरीबन 23 साल की उम्र में जो है उसको फांसी दी गई। और ये बड़ी तारीख़ी जगह जो मैंने आपको आज दिखाई है, और मेरा ख़्याल है कि ये वाला वीडियो देखकर आप ज़्यादा इसलिए खुश भी होंगे कि मैंने बड़ी डिटेल दिखाने की कोशिश की है। दोस्तों, मैंने आपको वो जगह दिखाई जहाँ पर भगत सिंह पैदा हुए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये बेरी का दरख्त है, ये वाला, और आज भी इस पर फल लगता है, बल्कि बूढ़ा खक्कर भी होते जो शहद निकालने के लिए छत्ता बन जाता है। तो ये इस दरख्त के बारे में कहा जाता है कि भगत सिंह ने इस दरख्त को अपने हाथों से लगाया था, और इसी दरख्त के नीचे बैठकर भगत सिंह ने इनकलाबी किताबें पढ़नी शुरू की। भगत सिंह की इनकलाबी सोच का जो सफ़र है वो इस दरख्त के नीचे बैठकर किताबें पढ़ने से हुआ था। यहीं बैठकर उन्होंने लीनिन को और मार्क्स को पढ़ा था, और सोशलिस्ट जो सोच थी वो पैदा हुई थी उनके अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये अगर आप देखें कि ये चूल्हा है यहाँ पर कच्चा, और इसको जो है यहाँ पर उसी वक्त से लेके अभी तक प्रिजर्व कर लिया गया है, और इसके ऊपर तवा रखा जाता है, इसलिए इसका जो अंदाज़ है ऐसा है। और ये यहाँ से धुआं निकलता है, और ये बाकायदा तौर पर बड़ी जदीद किस्म का एक चूल्हा जो हमारे गांव की ज़िंदगी का, हमारे साढ़े पिंडा थावां दी रैतल बैतल का बड़ा हिस्सा है। इनू कुंडी कहते हैं जी। ए तो पुराना है, ए नवी है, लेकिन ये पानी पाईदा ते जड़े बतका ने तो या मुर्गियाँ ने वो पानी पींदे ने। लेकिन ये जो चूल्हा है इसके बारे में कहा जाता है कि भगत सिंह की जो बेबे थी वो यहाँ पर रोटियाँ पकाती थी, और यहाँ पर खाना पकाया जाता था भगत सिंह और उनकी फैमिली के लिए। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि ये देखें, ये यहाँ पर एक, ओ माय गॉड, ये एक तिजोरी रखी गई है। ये खुल नहीं रही मुझसे, और या शायद मुझे खोलनी नहीं आती। ये तिजोरी मुझसे नहीं खुल रही। इस तिजोरी के बारे में कहते हैं कि ये तिजोरी जो है वो भगत सिंह के डैड की थी, और उसी दौर की है, बहुत भारी है, लोहे की है। और मैं इसको खोलने की कोशिश करता हूँ, और नहीं, ये मुझसे खुल नहीं रही। शायद इसके अंदर कोई चाबी लगती हुई, देखें ये जगह है। तो ये यहाँ पर एक ये भी मौजूद है, और ये पिछला पोर्शन जो है इसको रिकन्स्ट्रक्ट कर दिया गया है, लेकिन ये सारी हवेली भगत सिंह की है। दोस्तों, मैंने कोशिश की है, ये जो तिजोरी है खुल गई है, बड़ी भारी है और बड़ी मोटी है। मैं इसको दिखा इसलिए नहीं रहा कि इसके अंदर कुछ इनका ज़ाती सामान रखा हुआ है, लेकिन अगर आप दरवाज़ा देखना चाहें खुला हुआ अंदर से कैसा है, तो वो शायद यहाँ से नज़र आ सके। तो ये वो तिजोरी है जो यहाँ पर रखी गई है, और ये उसी दौर की तिजोरी है जो भगत सिंह और उनके घर वाले इस्तेमाल किया करते थे। सजनों बेलियो, मैं आया सा भगत सिंह दी हवेली, तो इत्थे एक इंडियन पंजाबी मैनू मिले ने ਜਿਹੜੇ अमेरिका 'ਚ मुकीम ने, अशोक पोरा साहब। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। अशोक साहब, ਤੁਸੀਂ भगत सिंह ਨੂੰ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? देखो, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੁਛ ਸਿਰਜਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਚੰਗਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਦੀ ਉੱਧਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ। ਮਤਲਬ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਅਸ਼ੋਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਉਹਨੇ ਬਾਂਹ ਕਰਾਤੀ ਸੀ ਸਰ, ਦੌੜਾਂ ਲਵਾਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਸੋਚ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਕਿ ਗੋਰਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਗੋਰਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਾਫੀ ਟਿਪੀਕਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ। ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ। ਜੋ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਵਾਹ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਿਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚਕਨਾਚੂਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅਸ਼ੋਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਵੀ ਵੀ ਹੋ, ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਸੁਣਾਓ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਚਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਵਲ ਛਲ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਦਿਲ ਆਖਦਾ ਇਹ ਚੰਦਰਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਹਾਲੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ ਇਮਾਨ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਜਲ ਥਲ ਕਰੀਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਜੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਉਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬਿਨ ਮਰਜੋਂ ਹੀ ਮਰਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਖਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਗੱਲ ਆਖਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੁੱਪ ਬੁਰੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ, ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਆਖਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਕਰੀਏ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਕਰੀਏ। ਵਾਹ 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 ਦੋਸਤੋ, ਗੱਲ ਆਖਰ ਕਹਿਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ करिए भावें कल करिए। अशोक जी मैं ਤੁਹਾਡਾ बहुत शुक्रगुजार हाँ। दोस्तों आपने देखा कि अशोक साहब से मेरी बात हुई और पाकिस्तानी पंजाब में रहने वाले पंजाबियों की ये मोहब्बत है। और अभी मैं कैमरे के पीछे आपको दिखा नहीं सकता कि अशोक साहब के साथ कितने सारे पाकिस्तानी मौजूद हैं जो इनको यहाँ तक लेकर आए हैं और इनको ये म्यूज़ियम भी दिखाया। आज़ादी बहुत महंगी चीज़ का नाम है और ये छीननी पड़ती है, कोई आसानी से देता नहीं है। और दुनिया भर में जहाँ भी आज कौमों को आज़ादी दरकार है, उनको फॉलो करना पड़ेगा हिंदुस्तान की हिस्ट्री को, जहाँ पर लोगों ने, वो चाहे हिंदू थे, सिख थे, मुसलमान थे या ईसाई, उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जदोजहद की और अपना खून दिया। भगत सिंह हिंदुस्तान की तारीख़ का वो किरदार है जिसको सराहे जाना, जिसका ज़िक्र करना बेहद ज़रूरी है। भगत सिंह ने नौजवानी में ही साबित कर दिया कि वो ज़मीन से मोहब्बत करने वाला है। भगत सिंह का ताल्लुक़ जो है वो इसलिए इस आज़ादी की तहरीक से जुड़ गया और उसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा इसलिए लगाया कि मैं पहले भी कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि जब भी इन्वेडर्स आते थे, हमलावर बाहर से आते थे, वो हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लिया करते थे। तो 20% जो अमीर हिंदुस्तान के रहने वाले लोग थे, जिनके पास 5,000, 9,000, 10,000 फ़ौज हुआ करती थी, वो उस हमलावर के साथ मिल जाते थे और बाकी 80% का इस्तेसाल होता था। दुनिया भर में वो लोग जो आज़ादी के ख़्वाहां हैं, उनके लिए भगत सिंह का ये स्कूल दावत दे रहा है। मेरे पीछे देखें लिखा हुआ है, दाखला जारी है। जहाँ हम जिक्र करते हैं राय अहमद ख़ान खरल का, जहाँ हम जिक्र करते हैं मीर कुदरत अली का और राजा नाहिर ख़ान का, जिन्होंने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद किया था, तो वहाँ ज़िक्र ज़रूर करना पड़ेगा भगत सिंह का, जिसने आज़ादी की इस तहरीक को अपना खून दिया था। और भगत सिंह का ज़िक्र किए बगैर हिंदुस्तान की आज़ादी की कहानी पूरी नहीं होती।